अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी वीडियोस को पसंद करने का शुक्रिया। हमारी शुरू से ही कोशिश रहती है कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां पेश की जाए, जो कि मुख्तलिफ राइटर्स की लिखी गई मैगजीन से और नावलों से माखूज की जाती हैं। चैनल पर आने वाले तमाम सामीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें हमारी कहानियां बर वक्त मिलती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। कॉलेज के ज़माना में प्रिंसिपल शरीफुद्दीन साहब ने एक दिन बज़म के पीरियड में हमें और तमाम स्टूडेंट्स को एक माफूकुल फितरत कहानी सुनाई थी। दरअसल ये कहानी प्रिंसिपल साहब की ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। इसका अछूता और मुनफरिद लब्बो-लुबाब मेरे दिल को बहुत भाया, इसलिए मैं इस कहानी को आपकी खिदमत में बिल्कुल मनोआन लिख रहा हूँ, जैसा कि शरीफुद्दीन साहब ने हमें सुनाई थी। मैं पाकिस्तान बनने से पहले भारत के मौजूदा शहर मद्रास के मोहल्ले रामू में पैदा हुआ था। मेरा बाप एक गरीब मजदूर था और वो एक हिंदू की फैक्ट्री में काम किया करता था। माँ के अलावा हम घर में 4 बहन भाई थे, जो कि एक औसत दर्जे के स्कूल में पढ़ा करते थे। हमारे घर के हालात नाकाबिले बयां थे। बस यूं कह सकते हैं कि हमारे घर की दाल रोटी इंतहाई मुश्किल से पूरी हो रही थी। हमारे वालिद साहब के बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम राजा भोज सिंह था। वो इंतहाई लालची, हासिद और तंग नजर आदमी था। उसे शुरू से ही दौलतमंद बनने का शौक था। लालच और दौलत की संधि हवस में उसने अपने सगे भाई को कुर्बान कर दिया था। लोगों ने उसे बहुत लान तान की, बल्कि उसे उस कत्ल के जुर्म में उम्र कैद भी हो गई थी। लेकिन ऐसा कौन सा कानूनी चक्कर चलाया उसने कि सिर्फ 2.5 साल के कलील अरसे में वो रिहा होकर वापस आ गया। वो एक बड़ा ढीठ और घिनौना शख्स था, जो अपने मकसद की तकमील की खातिर किसी भी हद तक जा सकता था। जेल से आने के बाद सुधरना तो दूर की बात, बल्कि वो पहले से ज्यादा लालची और शातिर हो गया था। गर्ज ये कि सूद हो, मंशियात या जुआ, वो हर तरह से पैसे कमाने के चक्कर में लगा रहा। बदकिस्मती से जिस मकान में हमारा गरीब खानदान रहा करता था, वो उसी हिंदू की मिल्कियत था। अब्बा क्योंकि उसके बचपन के दोस्त थे, इसलिए उसने कुछ हद तक किराया कम कर दिया था। अगरचे अब्बा जान उसको दिल से पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन उससे जान छुड़ाना लगभग नामुमकिन था। हमारे अब्बा को हमेशा डर लगा रहता था कि अगर राजा भोज सिंह उससे नाराज हो गया तो वो शायद किसी दिन हमसे मकान खाली ना करा ले। बस यही मजबूरी थी कि मेरे अब्बा जान रोज पीसते रहे। वो चाहकर भी उससे पीछा ना छुड़ा सकते थे। वो तकरीबन रोज अब्बा के पास आया करता और उन्हें नित नए तरीके से पैसे कमाने के लिए मशवरे दिया करता था। वो जब भी हमारे घर आता तो हमें पढ़ता देखकर अब्बा को हमारे खिलाफ भड़काता था। अभी ये तूने क्या इन्हें कॉपी किताबों के चक्कर में डाला हुआ है? मैं दावे से कह सकता हूँ कि इनका कोई रोशन मुस्तकबिल नहीं। तू ऐसा कर, अपने लड़कों को किसी काम धंधे में डाल दे ताकि तेरे घर में कुछ लक्ष्मी आए और तेरी गुर्बत दूर हो सके। लेकिन अब्बा जान हमेशा ही उसे टाल दिया करते थे। एक दिन शाम के वक्त वो खसूसी तौर पर अब्बा से मिलने के लिए आया। तू यहाँ बैठा बैठा सोचता रहे और लोग चांद पर पहुंच जाएंगे। मैं तेरे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूं कि अगर तूने कबूल कर लिया तो दौलत तेरे कदम चूमेंगे। मेरी अम्मा जो कुछ लालची तबीयत की हामिल थी, इस दौरान उन्होंने राजा भोज सिंह के मुंह से ये जुमला सुन लिया था। वो अपना काम छोड़कर बावर्ची खाने से बाहर निकल आई और अपनी हथेलियों से आटा साफ करते हुए हरीस अंदाज में बोली, हाँ हाँ भाई, बतलाओ तो जरा क्या तोहफा है। मैं तो इनको कह कह के थक गई हूँ कि कोई अच्छा सा काम धंधा कर ले ताकि हमारे भी दिन फिर जाए, मगर ये है कि मानते ही नहीं। अम्मा की हरीस तबीयत को वो पहले से ही जानता था। वो उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। हाँ क्यों नहीं, तोहफा तो मेरे पास है, लेकिन वो एक चिल्ला है जिसको करने के लिए थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। लेकिन जो भी इस चिल्ले को कर लेगा वो दौलत का बादशाह बन जाएगा। बस इतना कहकर वो लालची नजरों से अम्मा और अब्बा को देखने लगा। शायद उसकी ये बात अब्बा को पसंद ना आई थी। अरे यार, तू इस लालचन को ना भड़का, तू इसे ऐसा कौन सा फजूल रास्ता दिखला रहा है? अब्बा ने गुस्से से उसकी जानिब देखते हुए कहा, अरे अरे, तू तो मुझ पर चिल्ला रहा है जैसे मैंने तेरे नुकसान की बात कर दी है। अरे बेवकूफ आदमी, तुझसे ज्यादा होशियार तो तेरी बीवी है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा, लेकिन अब्बा जो कि पहले ही गुस्से में थे, एक लम्हे में ही उस पर बरस पड़े। चल निकल यहाँ से, मैं जल्द ही तेरा मकान खाली कर दूंगा। अरे अरे यार, तू तो नाराज ही हो गया।
मैं तुझसे अपना मकान खाली कराने नहीं आया। बात क्या हो रही है और तू उसको उठा के कहाँ ले गया है? आजकल भले का तो जमाना ही नहीं है, पड़ा रहे और सड़ता रहे इस गंदगी में। मैं जा रहा हूँ। वो अब्बा को ताना मारते हुए घर का दरवाजा तोड़ते हुए अंदाज से बाहर निकल गया और अब्बा जान गुस्से से तिल मिलाकर रह गए। वो लालच की एक ऐसी तीली हमारे घर में लगा के गया था कि जिसने जल्द ही हमारे पूरे घर को आग की नजर कर दिया। उसके जाते ही मेरी अम्मा अब्बा से मुखातिब हुई, अरे मान लो जिस अमल का वो जिक्र कर रहा है हमें जरूर करना चाहिए, हो सकता है कि हमारे भी दिन फिर जाएं। बस उस दिन के बाद अम्मा की आंखों पर लालच की ऐसी पट्टी बंधी कि एक दिन अम्मा चुपके से खुद ही उसके घर चली गई। न जाने उस शख्स ने अम्मा को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई कि अम्मा घर आते ही अब्बा से झगड़ने लगी। क्यों नहीं करता तू वो अमल? आखिर इसमें बुराई ही क्या है? तू नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी ऐश करें? बस अब अपनी जिद छोड़ दे और राजा भोज सिंह का बताया हुआ अमल कर। अम्मा ने फैसला कुन लहजे में अब्बा को मुखातिब करते हुए कहा। क्योंकि हमारे अब्बा एक बाअकीदा इंसान थे, इसलिए उन्हें इन तमाम बातों से नफरत थी। वो दौलत को हमेशा जायज तरीके से कमाना ही मुनासिब समझते थे, लेकिन हमारी अम्मा बाजिद थी कि वो राजा भोज सिंह के बताए हुए तरीके पर अमल करके जल्द से जल्द अमीर हो जाएं। अम्मा ने उन्हें बताया था कि दौलत हासिल करने के लिए उन्हें एक जिन को काबू करना पड़ेगा जिसका नाम तनुष है, और वो उसी सूरत में काबू में आ सकता है जब उसे किसी बच्चे के खून की बलि चढ़ाई जाए। अम्मा के मुंह से ऐसी घिनौनी बात सुनकर अब्बा को तो जैसे गुस्से का दौरा पड़ गया। उन्होंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ अम्मा के चेहरे पर रसीद किया। बहरहाल बात यहाँ तक जा पहुंची कि घर में रखना पड़ गया और हमारी अम्मा ने अब्बा से तलाक का मुतालबा कर दिया। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो खुद चिल्ला काटेंगी और उस जिन को अपने काबू में कर लेंगी। उनके सर पर तो जैसे दौलत हासिल करने का भूत सवार हो गया था। अब्बा ने उन्हें हजार समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा भोज सिंह एक बदमाश और फ्राडिया इंसान था। उसकी बातों में आकर अम्मा ने अब्बा की एक भी ना सुनी और घर छोड़कर चली गई। उन्होंने अम्मा को तलाक ना दी थी, लेकिन इतना जरूर कहा था कि आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। खैर अम्मा अपना सामान समेटते हुए वहां से चली गई। दिन गुजरते रहे और इस अरसा में यह हुआ कि अब्बा ने राजा भोज सिंह का मकान छोड़ दिया। वो मुझे शहर के दूसरे इलाके सुंदर नगर ले आए थे। यहाँ उन्होंने एक छोटा सा क्वार्टर किराए पर लिया था। हम यहाँ खुश तो थे, लेकिन मुझे अपनी माँ और बहन भाई की याद भी आती थी। तकरीबन इस वाक़े को 6 माह ही गुजरे थे कि हमारे एक जानने वाले ने हमें बताया अम्मा अमीर हो चुकी थी और न जाने कहां से उसके पास दौलत आ रही थी। उनकी जिंदगी के वतीरे बदल गए थे। हमारी अम्मा ने मेरी बहन और भाई को शहर के स्कूल में दाखिल करा दिया था और उनके लिए एक मंजिला मकान भी खरीद लिया था। वक्ती तौर पर मुझे एहसास कमतरी तो जरूर हुआ, लेकिन दिल में यह हकीकत भी रोशन थी कि हमारी अम्मा जो भी कर रही हैं वो सरासर गैर शरई है। फिर एक रोज ऐसा हुआ कि अम्मा बजाते खुद एक अच्छी गाड़ी में बैठकर बड़ी शान से हमारे घर आई। उसने अब्बा और मुझसे इस्तदा की कि हम उसके साथ नए मकान में चलें। उन्होंने हमें यह भी बतलाया कि उन्होंने अब बहुत सी दौलत इकट्ठी कर ली है। राजा भोज सिंह का बताया हुआ वो अमल काम कर गया था, लेकिन अब भी अमल की कुछ टोक पलक बाकी है जिनको अभी थोड़ा सा और राजी करना है। बस चंद दिनों की ही बात है कि हमारे ऊपर लक्ष्मी की बारिश हो जाएगी। अम्मा ने अब्बा को बताते हुए अपनी लालची नजरें इधर उधर घुमाई। देखो ना तुम ये किस हाल में रह रहे हो, आखिर कुछ तो ख्याल करो अपने बेटे का, मेरे लिए ना सही इसके मुस्तकबिल का ही ख्याल कर लो। ये कहकर अम्मा खामोश हो गई, लेकिन अब्बा ने उसे डांटते हुए निकाल दिया। वो जाते हुए हमारी दहलीज पर थूकते हुए ये कहकर चली गई, तुम चाहे जो भी करो अब मैं तुम्हारे पास कभी लौट कर ना आऊंगी। तुम एक रिवायाती पुराने जहन के और मजहबी इक़्तिदार से जुड़े हुए इंसान हो, तुम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। वो इतनी बेदीद हो चुकी थी कि उन्होंने मुझे प्यार तक न किया और वहां से चली गई। मैंने जब मैट्रिक अच्छे नंबरों से कर लिया तो मुझे लाहौर में कॉलेज के लिए जाना पड़ा। मैं फर्स्ट ईयर में था कि एक दिन मुझे मद्रास से अब्बा का टेलीग्राम मिला। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैं फौरन घर पहुंच जाऊं, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाने के लिए कोई माकूल वजह न लिखी थी। खैर मैं पहली ही गाड़ी से अपने घर जब वापस पहुंचा तो घर पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसी से मालूम करने पर पता चला कि तुम्हारी माँ, बहन और भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रहे हैं। मैं उल्टे पांव ही अपने ननिहाल गया और मैंने ये मंजर वहां अपनी आंखों से देखा। अम्मा का बनाया हुआ नया घर पूरा का पूरा मिस्मार हो चुका था। अब वो एक मलबे के ढेर से ज्यादा कुछ न था।
इमदादी टीमें वहां पर काम करने की कोशिश कर रही थी। मैं आगे बढ़ा, लेकिन घबराहट और परेशानी के बायस मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा था। किसी ने मेरे जानिब देखा तो मुझसे मुखातिब हुआ, बेटा जल्दी चलो, तुम्हारी माँ अस्पताल में आखिरी दम ले रही है, उसकी हालत बहुत खराब है। और वो मुझे साइकिल पर बिठाकर अपने साथ अस्पताल ले गया। वार्ड में पहुंचते ही मैंने देखा कि वालिद साहब गम से निढाल हॉस्पिटल के फर्श पर बैठे हुए हैं। मुझे पता चला कि तीनों बहन भाई फौत हो गए हैं और माँ दम तोड़ रही है। मैं जब माँ के पास गया तो उन्होंने चंद बातें की। बेटा, मैंने दौलत को हासिल करने के लिए राजा भोज सिंह के बतलाए हुए तरीके पर जिनको काबू करने के लिए जो चिल्ला काटा था, उसके लिए अल्लाह मुझे माफ करे। मैंने जो कुछ भी किया मुझे किसी सूरत नहीं करना चाहिए था। उसने वक्ती तौर पर तो खुश होकर मुझे दौलत दे दी थी, लेकिन आखिरी चिल्ला गलत हो गया और वो मुझसे नाराज होकर आए रोज मुझे अजियत देने लगा। उस जिन ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। रात को न जाने क्या हुआ कि ठीक ठाक मकान बिला वजह किसी नादीदा ताकत के जेरे असर अचानक से हिलने लगा और आखिरकार एक मलबे का ढेर बन गया। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना और हमेशा मेहनत करना, अपनी किस्मत पर कभी भी गम न करना और हमेशा शाकिर रहना। मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम आला मकाम हासिल कर लोगे। और अपने अब्बा से कहना कि मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों को छोड़कर जा रही हूँ। बस इतना कहकर अम्मा ने एक लंबी सांस भरी और इस दुनिया में हमें अकेला छोड़कर चली गई। मैं रोता हुआ उनसे लिपट गया, लेकिन अब तक वो बहुत दूर जा चुकी थी। बस इस वाक़े के बाद अब्बा तो जैसे चुप से हो गए थे। मैंने उन्हें हजार तसल्लियां दी, लेकिन मेरे बहन भाइयों के जाने का गम उन्हें ले डूबा था। आखिर एक सुबह वो भी अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाए गए और मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। सच ही कहते हैं कि लालच बुरी बला है। थोड़ा हो या ज्यादा हमें उस पर ही मुनहसिर रहना चाहिए। दौलत की हिर्स व तमा दुनिया के तमाम रिश्तों और इंसान की आखिरत को भी खा जाती है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।